आज का टॉपिक है, हमारे पास दो चैप्टर से हम उसको डील करेंगे। एक है आपके पास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले जो टॉपिक्स रहेंगे उसको आज हम खत्म करेंगे, तो कोशिश करिएगा साथ साथ उनको कर लीजिएगा। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन डील करने वाले देखिए, क्वेश्चन है एन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज द वन इन विच माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर। ठीक है, आपको यह बताना है कि ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होता है उसमें माइक्रोपाइल और चलाजा जो है वो किस तरह से प्लेस्ड है, बताइए। पहला ऑप्शन है आपके पास में एट द राइट एंगल टू द फनिकल, सेकंड पैरेलल टू द फनिकल, थर्ड है इन स्ट्रेट लाइन विद द फनिकल, एंड लास्ट ऑप्शन है पैरेलल अलोंग विद द ओव्यूल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आपने एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइंस है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा अगर आप जोर से बोल पाए, मुझे ऑडिबल नहीं हुआ। वेरी गुड, इट इज प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन विद द फनिकल। तो हमें मालूम है कि माइक्रोपाइल और जो चलाजल एंड होती है वो बेसिकली फनिकल के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर चलिए मान ली कई लोगों को याद नहीं रहता है, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, देखिए यहां पर ना वर्ड है ऑर्थोट्रोपस है। आपने ना बहुत बार एक वर्ड सुना होगा, दैट इज ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है। आपने हमेशा एक वर्ड सुना है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल भाषा के अंदर हम ये कह लेंगे रूढ़िवादी सोच है। ज्यादातर ना जो हमारे मम्मी पापा हैं या उनके मम्मी पापा रहे, उन्होंने ना अपने आप को एक दायरे में सोच के अंदर बंद कर लिया होता है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, और सारी की सारी जनरेशन टू जनरेशन उसी सेम फंडामेंटल को फॉलो करती रहती हैं, उस दायरे से बाहर नहीं आती हैं। उस सोच को हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि वो कॉमन चीजों से बाहर नहीं आए, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होती है वो सबसे कॉमनेस्ट ओव्यूल है और नेचर के अंदर आपके पास सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ओव्यूल होगा। याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ओव्यूल आपके पास नेचर में सबसे ज्यादा मिलता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने हम डील करते हैं, और उन टॉपिक्स को आप पक्का से बार बार पढ़ा कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। चलिएगा, नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाय स्नेल एंड स्लग इज नोन एज। आपको सिंपल कहानी है, आपको यह बताना है कि जो पॉलिनेशन आपके पास स्नेल या स्लग के द्वारा की जाती है उसको आप क्या कहेंगे। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले ऑर्निथोफिलस, सेकंड ऑप्शन है कायरोटेरोफिलस, थर्ड है आपके पास एंटोमोफिलस, एंड लास्ट है मलैकोफिलस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, और कोई आंसर करेंगे? प्रतिभा जी, नेहा मैम, आप आंसर करेंगे? चलिए, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन। चलिए, बिल्कुल सही है, आंसर इसका डी ही होगा, लेकिन हमें थोड़े बहुत इन ऑप्शंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं ऑप्शंस को आपको वेरीफाई करना है। देखिए, ऑर्निथोफिलस का मतलब होता है द पॉलिनेशन दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द बर्ड्स। इवन दो आपके पास इसी ऑर्निथोफिली में आपके पास कायरोफिली भी आती है, कायरोटेरोफिली भी इसी का हिस्सा है ऑर्निथोफिली का, लेकिन स्पेसिफिकली जब आपके पास पॉलिनेशन दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द बैट्स होती है तो उसको हम कायरोटेरोफिलस बोलते हैं या कायरोटेरोफिली के नाम से जानते हैं, दैट इज पॉलिनेशन दैट इज बीइंग डन बाय द बैट्स। ठीक है, लास्ट आती है एंटोमोफिलस या एंटोमोफिली। इसका मतलब हुआ द पॉलिनेशन दैट इज बीइंग कॉज्ड थ्रू द इंसेक्ट। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन क्योंकि यहां पर पूछा था स्नेल या स्लग से जो आपके पॉलिनेशन कॉज होती है उसको क्या कहेंगे, तो आंसर यहां पर रहेगा मलैकोफिली। क्या? मलैकोफिलस। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार रेपिटेटिवली पूछा जाता है, हमें इसके बारे में पक्का आना चाहिए। देखिए क्या है, मिल्की वाटर ऑफ अ टेंडर कोकोनट इज। ठीक है, हमें यह बताना है जो आपके पास कोकोनट के अंदर पानी होता है वो एक्चुअली में क्या है। तो देखिए, पहली ऑप्शन है यहां पर लिक्विड गैमीट है, सेकंड है आपके पास लिक्विड निसेलस है, थर्ड है आपका लिक्विड फीमेल गैमीटोफाइट है, या लास्ट ऑप्शन है आपके पास लिक्विड एंडोस्पर्म है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेटिवली पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाँ जी, तो ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए?
बहुत बढ़िया, दिस इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म है, ये आप हमेशा याद करके देखिए। यहां जो ये वर्ड टेंडर है ना, इसका मतलब है फुली राइपन्ड, ठीक है। टेंडर का मतलब यहां पर फुली राइपन्ड कोकोनट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, चलेगा। तो ये भी आंसर हमें पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखिए चलिएगा। क्वेश्चन है आपके पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोस वॉल, ठीक है। कैलस वॉल से आपके पास इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज सराउंडेड होती है। चलिएगा, पहली ऑप्शन है आपके पास मेल गैमीट, सेकंड है आपके पास एग, थर्ड है आपके पास पोलन ग्रेन एंड लास्ट है आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए अगेन दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस वाले टॉपिक से आपको और भी क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे, और भी जगह पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो आंसर बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा ओके, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा जल्दी जल्दी से? ओके, पोलन ग्रेन भी हो सकता है, चलिए बहुत सही। और कोई बताना चाहेगा आंसर? भावना जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए पहले तो देखिए, कई लोगों को इसका आंसर लग सकता है कि पोलन ग्रेन होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर पोलन ग्रेन नहीं होगा। उसके कारण है, देखिए आपके पास यहां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन सभी स्ट्रक्चर में से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड में कैलोस वॉल नजर आती है। तो आंसर इसका है आपके पास पोलन मदर सेल, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर क्या है? दैट इज दी पोलन मदर सेल होता है। लेकिन हमारी बुक्स के अंदर पोलन मदर सेल के लिए एक और नाम लिखा गया है, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज MMC। एंड दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन ऑर्डर टू फॉर्म दी पोलन ग्रेन्स। ये तो सबने पढ़ा होगा, और इसी प्रोसेस को हम एक भाषा में डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कहते हैं माइक्रोजेनेसिस। माइक्रोजेनेसिस मीन बाय मेल गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, और वो भी आपके पास यहां पर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। और हमने एक चीज स्पेसिफिकली पढ़ी थी कि आपके पास ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, इसी के इनसाइड में टोटल क्वांटिटी ऑफ 4 पोलन ग्रेन्स आपके पास बनते हैं। अब आपके पास वो पोलन ग्रेन जो हैं वो एक्चुअली में इन्हीं सेल से बने हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि उन सबके अराउंड में आपके पास एक्चुअली में ये कैलस वॉल नजर आती है। याद कर लीजिएगा, तो पोलन ग्रेन के अराउंड में एक्चुअली में नहीं है, वो आपके पास किसके अराउंड में? दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल के अराउंड में होती है। याद कर लीजिएगा, इसका आंसर आपके पास दैट इज ऑप्शन नंबर डी रहेगा, याद कर लेना। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से और पूछ लेते हैं। देखो ये आपके पास कैलस वॉल है ना, तो इसका मतलब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अराउंड में है, जहां पर आपके पास एक्चुअली पोलन ग्रेन उसके बाद तैयार हो रहे हैं। अब हुआ क्या, जरा ध्यान दो। अब पोलन ग्रेन को डिसइंटीग्रेट होना है। अब डिसइंटीग्रेट होने के लिए इसका मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अराउंड में जो कैलस वॉल आपके पास फॉर्म हो रही है, उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। एंजाइम कौन सी है? दैट इज कैलेज, ठीक है। याद करना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछी जाती है। तो कैलेज नाम का जो ये एंजाइम है, आपको कभी कभार ये पूछा जाता है कौन सी आपके पास स्ट्रक्चर है जो इसको प्रोड्यूस करती है। कैन यू नेम दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहां से आपका कैलेज नाम की एंजाइम प्रोड्यूस हुई? आप सबने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबने पढ़ा है, बस हमें ध्यान नहीं आता है जब जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए, एक बार सोचिए कि आपको पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अराउंड में आपके पास कैलस की वॉल लगी हुई है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन को आपके पास बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपके पास इस वॉल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, जिसके लिए आपको कैलेज नाम की एंजाइम चाहिए। बताइए कौन उस कैलेज नाम के एंजाइम को बनाता है? एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्ट लाइंस लिखी गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। कैलेज नाम का जो एंजाइम है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय टेप्टम लेयर। याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। टेप्टम लेयर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करती है। इसके अलावा आपके पास इस एंजाइम की फॉर्मेशन करती है ताकि आपके पास कैलोज वॉल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सके या डिसॉल्व हो सके, ताकि पोलन ग्रेन बाहर आ सके। चलेगा नेक्स्ट, एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन डील करिएगा, ठीक है। चलिए, लिखता है
चूज द मिसमैच्ड ऑप्शन। ओके, मिसमैच्ड ऑप्शन के बारे में आपको बताना है। पहली ऑप्शन है यहां पर देखिएगा विंड, उसके बाद कैनाबिस, एंड थर्ड में लिखा है एनीमोफिली हो रही है, ठीक है। सेकंड है आपके पास दैट इज वाटर, जोस्ट्रा, हाइड्रोफिली हो रही है, ठीक है। इंसेक्ट, साल्विया, एंटोमोफिली हो रही है। लास्ट है बर्ड्स, एडेंसोनिया एंड ऑर्निथोफिली हो रही है। कोशिश करिए, ट्राई आउट करिए एक बार, पॉलिनेशन के जो पार्ट है उसको एक बार याद करिए कि आपके पास किन किन स्ट्रक्चर्स में या किन किन जगहों पे ऊपर आपके पास किस किस तरह की आपके पास पॉलिनेशन देखने को मिलती है। यहां देखिए विंड के बारे में बात किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ओके। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? अच्छा चलो, ये बता दो विंड से जो आपके पास पॉलिनेशन कॉज होती है उसको क्या बोलते हैं? मैंने क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या पूछा? मैंने ये कहा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन कॉज होती है उसको क्या कहा जाता है? एनीमोफिली, ओके। और किसी को कोई शंका हो तो मुझे बता सकता है कि विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन कॉज होती है उसको क्या बोलते हैं? अरे यही तो बोलते हैं, एनीमोफिली ही कहा जाता है। अब कैनाबिस सैटिवा के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपके पास हैबिचुअल ड्रग्स को पढ़ाया जाता है तो वहां कैनाबिस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो क्या उसके फ्लावर नहीं होते हैं? होते हैं। तो इसका मतलब है विंड के द्वारा आपके पास एक्चुअल पॉलिनेशन कॉज हो सकेगी। तो ये ऑप्शन तो आपके पास करेक्ट हुआ ना। इस तरह से हमसे पूछा क्या है? मिसमैच्ड ऑप्शन पूछी है जहां पर मैचिंग नहीं हो पाएगी। विंड जो है वो हेल्प करती है कैनाबिस सैटिवा या कैनाबिस आपके पास जो प्लांट है उनकी पॉलिनेशन में, उसको बेसिकली एनीमोफिली कह रहे हैं। चलिए सेकंड में देख लेते हैं। वाटर है, वाटर आपके पास मदद कर रहा है ज़ूस्टेरा की आपके पास पॉलिनेशन के अंदर, क्योंकि ज़ूस्टेरा आपके पास कहां मिलती है? पानी के अंदर मिलती है। तो उसको बेसिकली क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफिली। पानी के अंदर ही बेसिकली आपके पॉलिनेशन कॉज रही है, पानी मदद कर रहा है पॉलिनेशन के अंदर। तीसरा, इंसेक्ट से आपके पास हमें पता है एंटोमोफिली होती है। साल्विया बेसिकली फिर से इंसेक्ट है, तो इसका मतलब ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट लिखे गए हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपका लास्ट ऑप्शन है दैट इज बर्ड्स, एडेंसोनिया एंड ऑर्निथोफिली। अब देखो इसमें गलत कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर टोटली करेक्ट आंसर है, मिसमैच्ड ऑप्शन है। क्यों है? देखो बर्ड्स के द्वारा आपके पास जो कॉज होने वाली पॉलिनेशन है उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है, लेकिन एडेंसोनिया तो बर्ड है ही नहीं। जब एडेंसोनिया आपके पास बेसिकली बर्ड नहीं है तो पॉलिनेशन कैसे कॉज होगी? फिर से देखिए, बर्ड्स के द्वारा एडेंसोनिया की पॉलिनेशन नहीं कराई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपके पास ये है बिल्कुल सही। तो आप पूछेंगे सर एडेंसोनिया की पॉलिनेशन को कौन करा रहा है? तो ये करवाते हैं इंसेक्ट। याद कर लेना, इंसेक्ट्स के द्वारा आपके पास एक्चुअल पॉलिनेशन होती है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। A typical angiosperm embryo sac at maturity is। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और हमें पूछा भी एंजियोस्पर्म के बारे में है, जिम्नोस्पर्म के बारे में नहीं है। हमसे पूछा है जो एम्ब्रियो सैक आपके पास मेच्योरिटी पर हमें नजर आता है एंजियोस्पर्म में, वो कैसा होता है? देखिए पहली ऑप्शन है 4 न्यूक्लिएटेड 2 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड है, 4 न्यूक्लिएटेड 4 सेल्ड है, या 8 न्यूक्लिएटेड 4 सेल्ड है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। बी ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल सही, टोटली करेक्ट है। जिन भी लोगों ने कहा कि 8 सेल्ड आपके पास एंड 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होता है, तो कोई बता सकता है 7 सेल कौन से हैं? हाँ जी बता दीजिए। चलो मैं बना ही देता हूं। अच्छा ये बताओ, जो एंटीपोडल सेल हैं वो कौन से एंड की ओर को लगते हैं?
बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा एंड हुआ? माइक्रोपाइलर एंड हो गई। तो ये तीन के तीन क्या है आपके पास? दीज आर दी एंटीपोडल सेल है। और ये जो सेंटर में आपके पास सेल है, दिख तो दो है लेकिन आपके यहां फ्यूज्ड है, ठीक है, तो इसको सिंगल सेल बोलेंगे। तो ये हो गया आपके पास सेंट्रल सेल, ठीक है। 4 हो गए सेल, 1 2 3 4। अब आपके पास एक सेल ये है, इसको कहा गया दैट इज एग सेल है। और ये दो क्या कहलाएंगे? दैट इज सिनर्जिड्स। अब यहां पर ना ये भी तो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं फिर से एक बार? हाँ जी, फिलीफॉर्म अपरेटस। अच्छा ये बता दो, अब ये आपके पास जो सिनर्जिड और एग सेल्स लगे हुए हैं, ये कौन से एंड की ओर को लगे हैं? चलाजल एंड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर, इसका मतलब पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर करेंगे और इसका आंसर आपके पास रहेगा दैट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड है। क्लियर है? तो याद कर लेना, ठीक है। ये आपके पास सेंट्रल सेल फ्यूज्ड था लेकिन न्यूक्लियस आपके पास 2 होते हैं। क्लियर? चलिएगा चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से देखिए। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए पॉलन ट्यूब कौन सी जगह से होती हुई जाती है? चलिएगा, पहली ऑप्शन एग सेल, सेकंड आपके पास परसिस्टेंट सिनर्जिड, थर्ड है डीजनरेटेड सिनर्जिड एंड लास्ट है सेंट्रल सेल। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत बार आपके पास किसी और वे में पूछा जाता है, लेकिन वहां पर एक्चुअली में थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगे। आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। सोचिए एक बार। ओके ओके, अलका जी, भावना जी अटेम्प्ट करेंगे। सी ऑप्शन, ओके चलिएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सी ही रहेगा। लेकिन चलिए, कोई अगर ऐसा हो यहां पर जो मुझे यह बता सके कि परसिस्टेंट सिनर्जिड और डीजनरेटेड सिनर्जिड में फिर क्या अंतर होता है। चलिए मान लीजिए आपने ये कह दिया कि ऑप्शन सी ही इसका आंसर है, मैंने भी मान लिया आंसर सी ही इसका आंसर होगा, पर यह बताइए परसिस्टेंट सिनर्जिड और डीजनरेटेड सिनर्जिड में फिर क्या अंतर होगा? रेखा जी बताइए। ओके चलिएगा, अलका जी डिफाइन करें। क्या अलका जी सुन पा रहे हैं? परसिस्टेंट और डीजनरेटेड सिनर्जिड। कोमल जी देखिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता हो तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए किसी हद तक थोड़ा बहुत आंसर जो है वो रेखा जी का करेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बता दूं। डीजनरेटेड जो सिनर्जिड होते हैं, ये वो सिनर्जिड होते हैं जो एक्चुअली पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वर्ड याद रखना, ठीक है। पॉलिनेशन जब तक नहीं होगी तब तक आपके पास सिनर्जिड का रोल नहीं आएगा। एक तरह से ऐसा हुआ कि पॉलन ट्यूब जिस सिनर्जिड से होते हुए आपके पास एक्चुअली माइक्रोपाइलर एंड तक जाएगी, फिर से देखना, चलाजल एंड से आ जा रही है, चलाजल एंड से माइक्रोपाइलर एंड तक आपके पास जाना है। तो आपके पास चलाजल एंड से जिन सिनर्जिड को पेनिट्रेट करते हुए आपके पास पॉलन ट्यूब जाती है, वो बेसिकली आपके पास एक्चुअली में डीजनरेटेड सिनर्जिड होते हैं। अब आपके एक सिनर्जिड बच गया, वो एक सिनर्जिड आपके पास ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन यूटिलाइज होगा, इसीलिए उसको
परसिस्टेंट सिनर्जिड बोलते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। डीजनरेटेड सिनर्जिड हम उसको बोलेंगे जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, और परसिस्टेंट सिनर्जिड उसको बोलेंगे जो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। इसलिए ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली सोचा इसको डाल दिया जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पोलन ट्यूब है उसको एक्चुअली चलाजल एंड से ही एंटर करना है, लेकिन जरूरी यह है कि सिनर्जिड को पेनिट्रेट कर हमेशा जाना ही जाना है, चाहे वो आपके पास इंटीगुमेंट से पेनिट्रेट कर जाए, चाहे वो चलाजल एंड से एंटर करती हुई जाए, चाहे वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे। मान लीजिए अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर भी कर गई तो भी उस पोलन ट्यूब को एक्चुअली में सिनर्जिड को पेनिट्रेट कर जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास एक्चुअली में पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। मार्क माय वर्ड, याद करके चलिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से हो सकती है, तो जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कहां से हो सकती है, तो माइक्रोपाइलर एंड से भी हो सकती है, चलाजल एंड से भी हो सकती है, इंटीगुमेंट्स को पेनिट्रेट कर भी आपके पास पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है। तो भूलना नहीं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे मालूम है सबने बहुत पढ़ा है। प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जेनरा पॉलिनेटेड बाय सेम एजेंसी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखिए पॉलिनेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, चलेगा। पहली ऑप्शन में है ट्रिटिकम, कोकस एंड मैग्निफरा। सेकंड में फाइकस, किग्लिया, कैसोरियना। थर्ड है सालिवा, मोरस एंड यूफोर्बिया। फोर्थ ऑप्शन है बम्बायक्स, बूटिया एंड बुहीनिया। ठीक है जी, बताइए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां पर। और ये मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए डाला है, एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इसका आंसर एक्चुअली क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई अटेम्प्ट करेगा? पल्लवी जी अटेम्प्ट कर लो एक बार। कोई बात नहीं, गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ओके ठीक है, साल्विया, मोरस एंड यूफोर्बिया। ठीक है, चलो मान लेते हैं। और कोई अटेम्प्ट करना चाहे? रेखा जी अटेम्प्ट करेंगे? ओके, डोंट नो इश्यूज। कोमल जी अटेम्प्ट करेंगे? डी, ओके बहुत बढ़िया। नेहा जी? बी ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में यह पूछा है क्योंकि कंफ्यूजन पता है क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि जो यहां पर चीज लिखी है हमें वो सोचना है, नहीं, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है वापस। जरा ध्यान दो, क्या लिखा है? प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जेनरा पूछा है। ठीक है, स्पीशीज नहीं पूछी है, ग्रुप्स ऑफ जेनरा पूछे हैं जहां पर सेम एजेंसी के द्वारा पॉलिनेशन कॉज कराई जा सकती है। अब देखो, देखने में यह लगेगा कि ये ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, अगर इन दोनों में से सही आंसर अगर आपको देखना हो तो दिस ऑप्शन नंबर डी इज अ टोटल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां जेनरास के बारे में बात की जा रही है। ये तीनों आपके पास जेनरा हैं, जबकि यहां पर ये जो मोरस है ये एक्चुअली में आपके पास स्पीशीज भी है। इसीलिए आपके पास आंसर नंबर जो डी रहेगा, ये ऑप्शन नंबर डी है, वो ज्यादा बेटर यहां पर आंसर है। ये चीज ध्यान करके चलना। और हमें ये भी पता होना चाहिए, चलो मान लो मैं ये पूछूं कि बॉम्बायक्स, बूटिया और बुहीनिया जो है वो एक्चुअली में किसके द्वारा पॉलिनेट किया जाता है? इंसेक्ट। ठीक है, याद कर लेना, ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कॉज होगी। एम आई क्लियर नाउ? समझ आया मैंने क्या कहा? तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे वापस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट है, एंथेसिस इज अ फिनोमेना विच रेफर्स टू। एंथेसिस के बारे में बताइए कि ये किस चीज से रिलेट करेगा। चार ऑप्शन दी है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ पॉलेंस, सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ द एंथर,
थर्ड है ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड एंड लास्ट है रिसेप्शन ऑफ पॉलेंस बाय स्टिग्मा। अरे बहुत आसान है। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन बी। ओके चलिए कोई नहीं, और कोई अटेम्प्ट करेगा? रेखा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ओके, अलका जी बिल्कुल सही। जिन जिन लोगों ने आंसर या ऑप्शन नंबर सी का है वो टोटली करेक्ट है। अरे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने कहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन तैयार हुए, तो हमने वर्ड यूज किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वर्ड क्या यूज किया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोजेनेसिस, जहां पर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई, मेल गमीट की फॉर्मेशन हुई। मेल गमीट को माइक्रो कहा जाता है। तो आपके पास ये वाली ऑप्शन तो टोटली निग्लेक्ट हो गई। अब मान लो दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ द एंथर, के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एंथर की डेवलपमेंट हो रही है, यहां पॉलन की फॉर्मेशन हुई, यहां एंथर की डेवलपमेंट हुई, तो एंथर की डेवलपमेंट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। एंथर आपके पास मेल का पार्ट है या फीमेल का पार्ट है? मेल का पार्ट है, बहुत सही। अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि एंथर की आपके पास डेवलपमेंट हो रही है, तो एंथर की डेवलपमेंट होना भी इंटरनली क्या चीज हुई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट देख लो, रिसेप्शन ऑफ द पॉलन बाय स्टिग्मा, ये क्या चीज होती है? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा अगेन इज अ स्टिग्मा। अच्छा चलो, स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल का। अब ये पॉलन किसके पार्ट है? मेल ने स्टिग्मा, मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट के साथ जाकर मिल रहा है। रिसेप्शन का मतलब क्या हुआ? स्टिग्मा ने आपके पास पॉलन्स को रिसीव कर लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? और यहां की भाषा में देखिए, नहीं और थोड़ा स्पेसिफिक, पॉलिनेशन नहीं हुई क्या? ये चीज पॉलिनेशन है कि स्टिग्मा जो है उसके ऊपर जाकर पॉलन ग्रेन जो है वो आपके जाकर एक तरह से रिसीव हो चुके हैं या फ्यूज कर चुके हैं, तो इसको पॉलिनेशन कहा जाएगा। तो ये प्रोसेस भी नहीं है। रूल ऑफ एक्सेप्शन से भी आंसर क्या मिलता? ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड ही। फ्लावर बड की ओपनिंग हो जाने की प्रोसेस को हम एंथेसिस बोलते हैं। याद करना, ये प्रोसेस हम भूल जाते हैं, हमें सब कुछ याद रहेगा। एंथेसिस जो है हम हमेशा आंसर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एंथर होती है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे आपसे। जब तक एंथेसिस नहीं होगी ना, तब तक आपके पास बेसिकली पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय, देखिए ये भी अगेन मैंने फिर से एक क्वेश्चन ऐसा पिक किया जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को भी लगे। तो बताइए, पैरामीशियम जो रिप्रोड्यूस करता है, पहला ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। अगर आपने बहुत अच्छे से जेनेटिक्स पढ़ी हो तो जेनेटिक्स में भी इसका हिस्सा आता है, ठीक है, वहां भी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, ओके। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। और कोई? ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो मुझे यह बता दो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड फॉलो होगा वो आपके पास कौन सा मेथड है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा हिस्सा? बाइनरी फिजन। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब बाइनरी फिजन कौन सी वाली होगी? क्योंकि बाइनरी फिजन तो बहुत तरह की होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको होती हुई नजर आएगी जब आपके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फॉलोड बाय द पैरामीशियम। अब मान लो आपने कहा कि बोथ ए एंड बी होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी फिर?
क्या कैसे होगी, फिर से एक बार? कंडीशंस आर नॉट अप्रोप्रिएट ओन। अच्छा चलो, और देखो एक बात समझ लो, थोड़ा सा ऐसे ही से बता देता हूं। देखिए एक चीज समझो कि मान लीजिए अगर आपके पास पेरेंट है कोई, ठीक है, अगर पेरेंट को ये जैसे मान लो हमारे ही माता पिता हैं और हमारे माता पिता को ये पता हो कि कंड्यूसिव कंडीशन नहीं है, हम यहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास आपको कौन से एनवायरमेंट में ले जाने की कोशिश होगी? सेफ एनवायरमेंट में। बहुत सिंपल सा तरीका है ना। अब अगर दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास में पेरेंट के लिए जो अच्छा एनवायरमेंट है वो उनके लिए अच्छा ना हो, तो पेरेंट्स विल डाई आउट। ऐसा ही होने वाला है नॉर्मल भाषा में। ऑस्प्रिंग को बचाने के चक्कर में पेरेंट डाई कर गया, ठीक है। अब यहां पर कब होगा ऐसा, देखो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें यह मालूम है कि पेरेंट की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, पेरेंट तो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी जगह पर आपके पास ऑस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है जो आइडेंटिकल होते हैं जैसे आपके पास पेरेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट ने एक्चुअली में ऑस्प्रिंग का नंबर बहुत तेजी से बढ़ाना है, तो तेजी से बढ़ाने की प्रोसेस एक्चुअली में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। क्यों? क्योंकि पेरेंट को ये मालूम है कि एनवायरमेंटल वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही हैं और उस कंडीशन में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जब आपके पास कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है ना, तब ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉज करने की, और जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होती है। याद करना ये चीज, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू आपके पास पैरामीशियम में होती है। पर मुझे यह जानना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड एक्चुअली में इन पर्टिकुलर पैरामीशियम के द्वारा फॉलो किया जाता है, यह बता दो बस। फिर से कहेंगे, क्या कहा? अच्छा, और कोई अटेम्प्ट करेगा? देखिए आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, फिर से जेनेटिक्स को पढ़िएगा, जेनेटिक्स में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है, दैट इज अ कॉन्जुगेशन। पढ़े हैं? कॉन्जुगेशन इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद कर लीजिएगा। इवन दो कि इसी पैरामीशियम की बॉडी के इनसाइड में ही मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं और वहीं पर उनकी फ्यूजन होती है, लेकिन गैमीट बनने की आपके पास जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये चीज नहीं होती है, इसीलिए हम पैरामीशियम को एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड फॉलो करते हुए भी देख सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड फॉलो करते हुए देख सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इसीलिए याद कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब आएंगे एक और क्वेश्चन के ऊपर, यह भी बढ़िया है। एन आइसोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ द डिसिमिलर गैमीट। देखो एक तो पहले ही क्वेश्चन आपको यहां पर भी बनता हुआ नजर आ गया, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बताइए फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमी। एन आइसो का मतलब हुआ, एन का मतलब होता है डिफरेंट, आइसो का मतलब हुआ सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंट है सिमिलैरिटीज में, ठीक है। तो एन आइसोगैमी से हम समझ रहे हैं डिसिमिलर गैमीट का फ्यूजन होना। बताइए किस में मिलेगी? पहली ऑप्शन मैन के अंदर, सेकंड अर्थवॉर्म में, थर्ड पाइला में, एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। आसान है, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफरेंट गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, ये देखो वैसे एक क्वेश्चन ये एनिमल किंगडम के हिसाब से भी है, एनिमल किंगडम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी तरह से। बताओ आंसर अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से, रेखा जी। ए, ओके। अलका जी? भावना जी? डी ऑप्शन, ओके। कोमल जी? डी। अच्छा चलो,
जिन जिन्होंने डी कहा है मैं मान लेता हूं कि अभी के लिए डी ही आंसर होना चाहिए, पर मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपने डी क्यों कहा। चलिए भावना जी, डी क्यों आंसर होगा? एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखिए तुक्का नहीं लगाना ना, तुक्का लगाने से क्या होता है, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको एहसास होगा वाह मैंने तो सही कर दिया, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और गलत करेंगे। देखो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। एक बात समझो पहले तो, देखो पहले ये बताओ कि ये कौन से किंगडम से कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा है, मैन जो है वो कौन से फाइलम से है? मैमल्स है ना, ये तो मैमल्स हुए। अर्थवर्म, एनेलिडा, ठीक है। अब पाइला क्या है ये बताओ, पाइला किसका किस में पढ़ा था आपने? बताओ बताओ जल्दी, पाइला कहां पढ़ा है? मोलस्का। अब जरा सोचो, ये सोचो कि सबसे पहले सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को कहां मिला था, जहां पर मेल और फीमेल जो थे वो टोटली अलग थे? एस्कल हेलमिंथा। तो क्या एस्कल हेलमिंथा से पहले एनेलिड आती है या बाद में आती है? बाद में आई। क्या मोलस्का एस्कल हेलमिंथा से पहले आता है बाद में आता है? क्या मैमल्स आपके पास एस्कल हेलमिंथा से पहले आते हैं बाद में आते हैं? बाद में। तो इसका मतलब मेल और फीमेल जो है वो टोटली अलग हो गया। अब जब वो अलग हो गया तो उनकी बॉडी के अंदर नेचर ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिए। उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या मदद ली गई? गैमीट की फॉर्मेशन की। अब गैमीट तो इसका मतलब मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर अलग अलग ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? हां या ना? बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए अलग अलग? तो इसका आंसर डी ऑप्शन। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। देखिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, तुक्का नहीं मारना है। चलेगा, एक और बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन के दौरान में या ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन के दौरान में कौन सी स्टेजेस नजर आती हैं? पहली जुवेनालिटी, सेकंड मैच्योरिटी, थर्ड आपके सेनेसेंस एंड डेथ, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले जुवेनालिटी आएगी, उसके बाद प्यूबर्टी आपके पास रीच होने पर मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके सेल की डेथ होना शुरू होगी और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। अब ये चीज ध्यान करके चलिएगा, क्योंकि यहां पर एक वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, एपोप्टोसिस। याद करना, एपोप्टोसिस मैंने बहुत बार बोला है, दिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। नेचर ने हर एक सेल को मारने का समय पहले से डिसाइड कर रखा है, दैट इज द शेल्फ लाइफ पहले से डिक्टेटेड है सेल की। चलो जी, एक और क्वेश्चन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पर फाउंड होती है? ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन ऑल। आपका ऑप्शन है, पहली रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल में, सेकंड इंसेक्ट, एनेलिड्स, इकाइनोडर्मेट्स में, स्पॉन्जीज, फ्लैटवर्म, प्रोटोकॉर्डेटा में, एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है फिशेज, एम्फीबियन, सिलिंड्रेड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फिर से जो हमने पीछे अभी अभी किया ना उसी तरह का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। देखो क्यों? क्योंकि जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हमेशा कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल। बॉडी के इनसाइड में आपके पास फीटस की डेवलपमेंट होते हुए नजर आती है, तो ये हायर वर्टिब्रेट हैं, दैट इज रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है। और ये सारे के सारे कॉर्डेटा के ग्रुप्स के अंदर आते हैं, ये चीज ध्यान करके चलिएगा। अदरवाइज औरों में आपके पास किसी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कईयों में एक्सटर्नल भी होती है। चलें नेक्स्ट देखिएगा, एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए क्या है, फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ लीव्स व्हिच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन शेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड एज। ठीक है, पहली ऑप्शन बल्ब्स है, सेकंड बल्बिल्स है, थर्ड ट्यूबर्स है, एंड फोर्थ ऑफसेट है।
एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपके पास, दैट इज क्लास 12th का, उसके अंदर ये डायरेक्ट डेफिनेशन कोट की गई है। ठीक है, देखिए फिर से, फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ लीव्स, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सिल ऑफ लीव्स है, विच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन शेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इनको? ऑप्शन नंबर बी। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई अटेम्प्ट करेगा? डी। पहले सोच लेना एक बार, मैंने अभी अभी स्पेसिफिकली एक वर्ड मेंशन किया यहां पर, एक्सिल ऑफ लीव्स है, मीन बाय पौधा पहले ही आपके पास लीफ के ऊपर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, उसको सिर्फ फॉल ऑफ करना है धरती पर। तो उस पौधे का नाम क्या लिखेंगे, बस ये पूछा है। ये समझ लो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ के द्वारा की हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? यहां पर देखो, लीफ से होने वाली कौन से वाली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको यहां नजर आ रही है? अच्छा चलो, बल्ब किसकी मॉडिफिकेशन है, पहले ये बताओ, बल्ब किसकी मॉडिफिकेशन है? क्या बोले, फिर से कहिए, फिर से एक बार। गार्लिक, ये बोला आपने? अच्छा नहीं नहीं, जैसे मान लो हमारा रूट है, स्टेम है, किस चीज की मॉडिफिकेशन है एक्चुअली में ये? आर यू श्योर? आर यू श्योर कि किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम की मॉडिफिकेशन है। चलो ठीक है, ट्यूबर किसकी मॉडिफिकेशन है? ट्यूबर्स किसकी मॉडिफिकेशन है? चलो जी, रूट्स मान लेते हैं। तो ये बताओ ऑफसेट क्या है फिर? ऑफसेट क्या चीज है? लीव्स? ओ नहीं नहीं, अरे ये, हाँ, ऑफसेट क्या चीज होती है? रूट की मॉडिफिकेशन। हाँ जी बिल्कुल सही है, रूट की ही मॉडिफिकेशन है ये भी। तो देखो, ये रूट की मॉडिफिकेशन, ये भी रूट, ये स्टेम, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। रूल ऑफ एक्सक्लूजन पर आंसर क्या मिल रहा है? बल्बिल। याद करना, ये बड़ी बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यहां बल्ब लिखा है और यहां बल्बिल है। बल्बिल आपके पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो लीफ के द्वारा कॉज हो रही है। तो यहां देखिएगा, फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव which grow to form a newer plant which when shed and fall on the ground will lead to a production of a newer आपके पास प्लांट, लेकिन वो प्लांट टोटली आपके पास पेरेंट के जैसा ही होगा क्योंकि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बना है। तो एम आई क्लियर कि आंसर इसका बल्बिल क्यों होना चाहिए? इसीलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए पक्का से एक चीज ध्यान दीजिए कि आपने पढ़ा हुआ सब कुछ है, बस आपको ध्यान ये देना है कि आंसर कैसे करना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ्टिंग इन मोनोकॉट्स इज रेयरली सक्सेसफुल। मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, उसका मेन कारण बताइए। पहली ऑप्शन है, जरा देखिए, मोनोकॉट्स हैव क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स। सेकंड, मोनोकॉट्स आर विदाउट द कैम्बियम। थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी होना चाहिए, या बोथ ही रॉन्ग है। आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन। ग्राफ्टिंग जो है वो आपके पास में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है मोनोकॉट्स के अंदर, उसका मेन कारण आपको पता होना चाहिए। बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये देखो सिंपल है, इसका मतलब अगर इन्होंने ये लिखा है कि ग्राफ्टिंग मोनोकॉट में नहीं हो पाती है, तो इसका ग्राफ्टिंग किसमें पॉसिबल है? डाइकॉट में। मीन बाय मोनोकॉट और डाइकॉट के आपको जो बेसिकली डिफरेंसेस है वो अगर याद हो जाए तो इसका मतलब आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये बताओ, जो डाइकॉट होते हैं क्या उनमें क्लोज्ड वस्कुलर बंडल होते हैं? नहीं होते। कैसे होते हैं?
ओपन। दूसरा, मोनोकॉट जो है उनमें लिखा हुआ है विदाउट कैम्बियम आपके पास मोनोकॉट होते हैं। तो डाइकॉट में क्या होगा? कैम्बियम की प्रेजेंस। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी टोटली करेक्ट है, क्योंकि आपके मोनोकॉट में क्लोज्ड वस्कुलर बंडल होते हैं और कैम्बियम की एब्सेंस होती है। इसी वजह से ग्राफ्टिंग कर पाना आपके पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैम्बियम नहीं होगा तो आपके पास बेसिकली कभी भी एक तरह से फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है ग्राफ्टिंग के दौरान में भी। याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। चलिएगा, एनिमल्स विच शो विविपेरी इंक्लूड, बहुत आसान है। विविपेरी आपके पास कौन से एनिमल यहां पर शो करने वाला है? ठीक है, पहला है वेल, सेकंड टर्टल्स, थर्ड आपके पास बोनी फिशेज एंड फोर्थ रनिंग बर्ड्स। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान। पहले ये बताओ विविपेरी का मतलब? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनी एग और द लार्वा। ठीक है, ओविपेरी में आपके पास एग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हमें यह बताना है इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली बर्थ देता है बच्चे को? वेल्स। और कोई अटेम्प्ट करेगा? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, याद कर लीजिएगा, बिना लॉजिक के आंसर नहीं। चलिए आंसर लास्ट टाइम पूछूंगा, आंसर क्या होना चाहिए? भावना जी? ओके, अलका जी? पल्लवी जी? ठीक है, वेल ही इसका आंसर है। पर यह बताओ वेल क्यों आंसर है? टर्टल, बोनी फिशेज या रनिंग बर्ड आंसर क्यों नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जाम्पल बताओ, रनिंग बर्ड का कोई एग्जाम्पल बता दो जिसमें एग प्रोड्यूस होता है। ऑस्ट्रिच सुना है? सबसे बड़ा एग होता है इसका, तो वो रनिंग करता है, फ्लाई तो कर नहीं पाता है। दूसरे बोनी फिशेज, बोनी फिशेज और जो आपकी बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनमें स्पेसिफिक डिफरेंस है। बोनी फिशेज आपके पास बेसिकली ओविपेरस होती हैं, जबकि कार्टिलेजिनस जो फिशेज होती हैं वो विविपेरस होती हैं। मीन बाय ये भी कैसी हुई आपके पास में? दैट इज ओविपेरस, एग लेइंग हो गया ये भी। मीन बाय ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं हो। टर्टल, अब टर्टल किसके में आते हैं? कौन से फाइलम में पढ़े गए? बताओ जल्दी से, टर्टल कहां पढ़ते हैं? हाँ वो तो मुझे मालूम है, कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, लेकिन एम्फीबियन, एम्फीबियन, रेप्टाइल, रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल क्या विविपेरस होते हैं? कुछ ही होते हैं, सारे नहीं। मेनली वो भी कैसे हैं? ओविपेरस। एंड स्पेसिफिकली जो टर्टल्स होते हैं वो एग लेइंग होते हैं। इसीलिए इनको आसानी से आपके पास जो चिड़ियाघर होते हैं ना, वहां पर इनको कॉमनली देखा जा सकता है। इनको प्रिजर्व कर लेते हैं टर्टल्स को, क्योंकि वो आपके पास ओविपेरस है। विविपेरस होते तो सोचो इनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ती। तो ये आपके पास क्या चिड़ियाघर में नॉर्मली मौजूद होते? कभी नहीं होते। इसलिए आंसर रहेगा दैट इज वेल्स। ठीक है, तो यही आपके पास विविपेरी शो करते हैं, क्योंकि वेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैमल। ठीक है, और मैमल्स बेसिकली विविपेरी ही शो करते हैं। ऑर्निथोराइनिकस आपके पास एक बेसिकली वो एग्जांपल है जो एक्चुअली ओविपेरी है, जिसके अंदर देखी जाती है डक बिल्ड प्लेटिपस के अंदर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट एक और है। इन ग्राफ्टिंग स्टॉक एंड स्कियोन ought to be joined by, बहुत पिछला ये एक और क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मोनोकॉर्ड में एक्चुअली में आपके पास नहीं हो पाती है ग्राफ्टिंग, तो उसका मेन कारण था कि कैम्बियम एब्सेंस था और क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम था। ठीक है, यहां देखो, यहां क्वेश्चन ये पूछा है कि ग्राफ्टिंग जो है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या चीज ज्वाइन करना जरूरी है? पहली ऑप्शन फ्लोएम टू फ्लोएम, सेकंड जाइलम टू जाइलम, थर्ड पिथ टू पिथ, एंड लास्ट कैम्बियम टू कैम्बियम।
ग्राफ्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर वो पता है तो आंसर है। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मोनोकॉट के अंदर अगर ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं थी तो उसका मेन कारण क्या था कि आपका कैम्बियम एब्सेंट है, क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। अब ग्राफ्टिंग अगर हो पा रही है तो इसको मतलब कैम्बियम प्रेजेंस होगा। एक आपके पास कीओन और एक स्टॉक का, अगर एक कैम्बियम दूसरे कैम्बियम के साथ फ्यूज कर जाएगा तो ग्राफ्टिंग पॉसिबल हो जाएगी, अदरवाइज आपके पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर ये है, कैम्बियम टू कैम्बियम फ्यूजन जो है वो अगर नहीं हुआ तो ग्राफ्टिंग पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। याद कर लो, लिख लो कॉपी में, इस चीज को पक्का लिख लो, कैम्बियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अगर ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल कराना है। आपकी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी वहां पर। चलिएगा नेक्स्ट, माइक्रो प्रोपेगेशन इज अ टेक्निक। बहुत आसान है। पहला, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ट्रू प्लांट्स। सेकंड, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट। फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सोमैटिक हाइब्रिड। एंड लास्ट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोन प्लांट्स। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर भी इसके बारे में बात की जाती है। आपको यह बताना है कि माइक्रो प्रोपेगेशन किस तरह की टेक्निक है। क्या जिसके अंदर ट्रू प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है, क्या उसके अंदर आपके हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन की जाती है, क्या सोमैटिक हाइब्रिड की प्रोडक्शन की जाती है, या सोमा क्लोन प्लांट्स की प्रोडक्शन की जाती है? बताइए। माइक्रो प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम टिश्यू कल्चर भी है। हां जी, बताइए आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। ओके, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? एक बार सोचो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लगेंगे बहुत सिंपल, लेकिन गलती ऐसे ही क्वेश्चंस में होती है। डी ऑप्शन, दी फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोन प्लांट्स। ओके, चलिए, और ए ऑप्शन को किसने कहा ए होना चाहिए? नाम बता दीजिएगा जिन्होंने ये कहा कि ए आंसर होना चाहिए, अपना नाम बता दें एक बार। कोमल, यू आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर ये है। अरे एक बात सुनो, कोई टेक्निक फॉलो कर लो, क्या आपके पास अनट्रू प्लांट बनते हैं किसी टेक्निक में? प्लांट तो ट्रू ही होगा, जब ऑफस्प्रिंग बनेगा तो क्या ट्रू नहीं बनेगा? अच्छा चलो सुन लो एक बार फिर से। मान लो टिश्यू कल्चर की टेक्निक फॉलो की, तो टिश्यू कल्चर की टेक्निक के दौरान में हमने सेल के हिस्से, प्लांट के हिस्से, उनको आपने वहां से डिटैच किया और उसको एक ऐसे पर्टिकुलर लेबोरेटरी कंडीशन में रखा जिसके अंदर उसकी सारी जरूरतों को हमने दे दिया ताकि वो वहां पर ग्रो कर सके। जब वो ग्रो कर गया तो हमने फील्ड्स के अंदर उसको उतार दिया। ऐसे ही करते थे हम लोग। बिल्कुल यही। अब मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होती है फिर? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या आपने अलग से नहीं पढ़ा है? अरे ये बताओ कि माइक्रो प्रोपेगेशन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या दोनों सेम टेक्निक है? आंसर है नो। ठीक, हमें देखने में लगता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन नहीं है, क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडेशन में हम सोमैटिक सेल्स का यूज करते हैं और उस सोमैटिक सेल में आपके पास एक्चुअली में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का यूज हो सकता है। लेकिन अगर प्लांट सेल का यूज होता है तो हमें सेल वॉल को पहले रिमूव करना पड़ता है, और जब सेल वॉल रिमूव हो जाती है तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। फिर दो सेल को फ्यूज किया जाता है, दो डिफरेंट आपके पास स्पीशीज के,
उनको रखा जाता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन के अंदर, ताकि उनका फ्यूजन हो जाए, फिर न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और फिर जाके आपके पास बनेगा सोमैटिक हाइब्रिड। तो सोमैटिक हाइब्रिड तो आपके पास टोटली डिफरेंट हुआ पेरेंट के, हुआ या नहीं हुआ? जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा पोमैटो का, पढ़े हैं? पोमैटो इज द सोमैटिक हाइब्रिड ऑफ अ पोटैटो एंड टोमेटो। तो पोटैटो के और टोमेटो के सोमैटिक सेल को लिया गया, उनके आपके पास में सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया, प्रोटोप्लास्ट बना। प्रोटोप्लास्ट को हमने डाल दिया पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन में। जब आपके पास फ्यूजन हो गई तो एक नई वैरायटी आपके पास प्रोड्यूस हो गई जो कि पोमैटो है। तो पोमैटो तो आपके पास दो पर्टिकुलर स्पीशीज का एक नया स्पीशीज तैयार हुआ है। तो आपके पास सोमैटिक हाइब्रिड बिल्कुल सिमिलर थोड़ी होंगे, इसीलिए आपके पास ना इसको आंसर कर सकते हो ना तो इसको आंसर कर सकते हो। एम आई क्लियर कि आंसर ये एक ही होना चाहिए? ओके चलिएगा, देखो लगता बहुत सिंपल था लेकिन सिंपल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस विल बी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक ही क्वेश्चन डील कर पाएंगे, समय सीमा इतनी ही है। चलिएगा नेक्स्ट, व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समटाइम्स डिसएडवांटेज। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लिखा है समटाइम्स डिसएडवांटेजियस है, उसका मेन रीजन बताइए। ठीक है, पहली ऑप्शन है it allows animals that do not move around to produce offspring without finding mates. It allows an animal to produce many offspring quickly. It saves the time and energy of gamete production. And last, it produces genetically uniform population. Disadvantages बताना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द टोटल करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो ये तो सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे हैं और ये इसका नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आती रहेगी तो इसका मतलब है इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। इवोल्यूशन के लिए आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पार्टिसिपेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपके पास इवोल्यूशन नहीं हो सकती है। चलिएगा, दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस। वो कौन सी पार्थिनोजेनेसिस है जिसमें सिर्फ मेल की प्रोडक्शन होते हुए नजर आती है? पहली आर्हिनोटॉकी, सेकंड थाइलेटॉकी, थर्ड एम्फीटॉकी एंड लास्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। जल्दी से पार्थिनोजेनेसिस तो सबने पढ़ा होगा, पहले बता देता हूं। पार्थिनोजेनेसिस एक स्पेशल टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, याद कर लीजिएगा। पार्थिनोजेनेसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन नहीं, वर्ड है दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें आपके पास ऑस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी डायरेक्टली फ्रॉम द एग इटसेल्फ। अब अगर हम देखें कि एग से जो आपके पास ऑस्प्रिंग तैयार हुआ उसका सेक्स कैसा था, तो आपके उन सेक्स के अकॉर्डिंगली एक्चुअली में पार्थिनोजेनेसिस को तीन तरह का बताया गया है, आर्हिनोटॉकी, थाइलेटॉकी, एम्फीटॉकी। अब आर्हिनोटॉकी में एग से सिर्फ आपके पास मेल की फॉर्मेशन होती है, थाइलेटॉकी में आपके पास सिर्फ फीमेल की फॉर्मेशन होगी, और एम्फीटॉकी में हो सकता है मेल की प्रोडक्शन हो सकता है फीमेल ऑस्प्रिंग की प्रोडक्शन हो। एम्फी इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू बोथ, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए यहां पर आंसर रहेगा दैट इज आर्हिनोटॉकी, क्योंकि सेक्स ऑफ द ऑस्प्रिंग कैसा आया? मेल आया। अगर फीमेल आता तो थाइलेटॉकी बोलते, हो सकता है मेल या फीमेल हो तो एम्फीटॉकी होता। यह क्वेश्चन आपको जब स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपने वहां पर एक टॉपिक पढ़ेंगे एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, जहां पर हम हनी बीज के बारे में पढ़ते हैं। तो हनी बीज के अंदर कॉमनली आर्हिनोटॉकी आपको देखने को मिलती है, याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही,
कल वापस से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। 2 चैप्टर कल हम डिस्कस करेंगे। वन इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और सेकंड चैप्टर हम डील करेंगे दैट इज ह्यूमन हेल्थ के बारे में। उस दोनों चैप्टर्स को हम एक साथ डील करने वाले होंगे कल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है मेरा, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ जब हमने बात की है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन जो आपके पास रिप्रोडक्शन है, इन दोनों चैप्टर को इकट्ठे कवर करेंगे। कोशिश कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा आज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।